हेलो एवरीवन, पीसेस क्रांति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र की सीरीज में आज की क्लास में हम संसद का भाग 2 देखेंगे। कल की क्लास में हमने संसद शुरू किया था, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा से आए हुए सवालों को सॉल्व किया था। आज हम उससे आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसकी जो थ्योरी पार्ट है आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हम सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है, नीचे दी हुई सारणी पर ध्यान कीजिए। भारत की संसद, जिसमें राज्यसभा के बारे में दिया हुआ है और लोकसभा के बारे में दिया हुआ है। 250 से अनधिक सदस्य, 12 नाम निर्देशित और 238 से अनधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि। और लोकसभा के बारे में दिया हुआ है 552 से अनधिक सदस्य, जिसमें 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अनधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन तथा एक्स अंकित स्थान पर निम्नलिखित में से किसे रखना ठीक होगा। वे मंत्री जो संसद के सदस्य नहीं हैं, जिन्हें अपना पद संभालने के बाद 6 माह के भीतर अपना निर्वाचन संसद के किसी सदन के लिए करवाना है। 20 से अनधिक नाम निर्देशित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि, महान्यायवादी जिसे संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। तो जो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी है। 552 में से जो है 530 सदस्य वो राज्यों से आते हैं, 20 सदस्य जो है संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं तथा 2 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से चुना जाता था। तो अभी जो है ये खत्म कर दिया गया है। 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते थे और यह संविधान के 104वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा खत्म कर दिया गया है। तो अभी लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर 550 हो सकते हैं, जिसमें 530 राज्यों से और 20 संघ राज्य क्षेत्रों से। इस तरह से इसमें जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में। तो उसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है और ऐसा अनुच्छेद 87 में दिया हुआ है। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन दिया हुआ है, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। तो अभी हमने देखा अनुच्छेद 87 में ऐसा दिया हुआ है। और राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान की कार्यों के विषय में सूचित करता है। तो ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो राष्ट्रपति संसद का पार्ट होता है, लेकिन किसी भी सदन के हिस्सा नहीं होते हैं। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है। तो दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं। अनुच्छेद 59(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होंगे, जबकि अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। अगला सवाल है, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होते हैं, संसद का हिस्सा होते हैं। संसद का हिस्सा होते हैं और संसद में बैठते हैं, संसद में वोट दे सकते हैं। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी है, संसद का हिस्सा होते हैं। संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा होता है। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। भारतीय संसद में शामिल है अगेन राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा 1, 2 और 3 ऑप्शन ए में है। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो राष्ट्रपति एवं दोनों सदन शामिल हैं। निम्नांकित पर विचार कीजिए तथा भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ऑप्शन सी में दिया हुआ है। जरा से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय संसद में निम्न में से कौन सा सम्मिलित है। अगेन लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। भारतीय संसद के घटक हैं ऑप्शन बी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। तो उपराष्ट्रपति संसद के भाग नहीं है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो 2 बार। और ऐसा अनुच्छेद 85
85 में दिया हुआ है, जिसमें संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद के प्रत्येक सदन की बैठक अनिवार्य है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, तो वो 6 महीने का होना चाहिए। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित होते हैं अध्यक्ष लोकसभा के, उपाध्यक्ष लोकसभा के, महासचिव लोकसभा के, अध्यक्ष राज्यसभा के, तो ये सारे ही संसद के अधिकारियों में सम्मिलित होते हैं। संविधान के अनुसार संसद के अधिकारियों में राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, जो कि अनुच्छेद 89 में है, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 में है, तथा संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98 में दिए हुए हैं। ये सारे लोग संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं। संसद विधानसभा की किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, तो 60 दिन तक अगर वह अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 101(4) के अनुसार संसद एवं अनुच्छेद 190(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। परंतु 60 दिन की जो अवधि है उसकी गणना करने में किसी ऐसी अवधि के हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन छात्रावासित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहती है। अगला सवाल है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, तो वह 2 महीने 60 दिन की अवधि के लिए अगर वह अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, तो 60 दिनों के लिए। सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना किसी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा, वह राज्यसभा में। सर्वप्रथम दिसंबर 2000 में पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित रहे थे। अगला सवाल है, यदि किसी सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता अमान्य हो जाएगी, वो 14 दिन है। संविधान के अनुच्छेद 101 के खंड 2 और अनुच्छेद 190 के खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम प्रोविजन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल 1950 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई संसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता अमान्य हो जाएगी। अगला सवाल है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह सरकार में विश्वास खो देता है, लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है और या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी है, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है तथा तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन करता है तो उस मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है, तो अनुच्छेद 101 का खंड 1 लगाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्धारित होगा यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले को निर्धारित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, संसद अधिनियम 1959 की कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है। उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भलीभांति परिभाषित किया गया है, तो इसमें केवल 1 और 2 सही हैं क्योंकि लाभ का पद जो है वो संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। लाभ का पद का निर्णय कौन करेगा, तो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल भी करते हैं और संघीय संसद भी करती है। इस तरह से इसमें 2 ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन ए एंड बी। कोई पद संसद अथवा विधानमंडलों में सदस्यता की निर्भरता है तो लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका अनुच्छेद 102 एक खंड 1 खंड का के अंतर्गत केंद्र में संसद तथा अनुच्छेद 191 एक का के अंतर्गत राज्यों में राज्य विधानमंडल करेंगे। और कोई व्यक्ति जो संसद अथवा विधानमंडलों की सदस्यता से लाभ के पद के आधार पर निर्धारित घोषित किया गया है वह अपने लाभ के पद के कारण निर्भर है अथवा नहीं, इसका निर्णय केंद्र में अनुच्छेद 103 1 एवं 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा तथा राज्यों में यह राज्यपाल 152 1 तथा
2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर करेगा। अतः इसमें 2 ऑप्शन सही होंगे, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, दूसरा संघीय संसद। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105 करता है। इसके अंतर्गत संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित किया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी है, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता संसद के सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। इसमें कौन कौन से विशेषाधिकार होते हैं? इनको 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो वो जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप में प्रयोग किए जाते हैं, दूसरा जो व्यक्तिगत रूप से संसद सदस्यों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। तो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से जो प्रयोग किए जाते हैं उन विशेषाधिकारों में शामिल है अपनी बहस और कार्यवाही के प्रकाशन को रोकने का विशेषाधिकार, सदन से अपरिचितों को बाहर रखने तथा विशिष्ट विषयों पर चर्चा हेतु गुप्त बैठक करने का अधिकार, अपनी स्वयं की प्रक्रिया व आंतरिक विषयों व्यवसाय के संचालन तथा उन्हें विनियमित करने का अधिकार, सदन के सदस्य और साथ ही साथ बाहरी व्यक्तियों को भी चेतावनी या निलंबन या निश्चित अवधि हेतु कारावास से सदन की अवमानना हेतु दंडित करने का विशेष अधिकार होता है। किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, सजा, कारावास या रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का विशेष अधिकार, संसदीय समितियों द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक व्यक्तियों, पत्रों, अभिलेखों को बुलाने एवं मंगाने का विशेषाधिकार, संसद की कार्यवाही की जांच हेतु अदालतों पर रोक लगाने का विशेषाधिकार, सदन के परिसर में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया किए जाने से पूर्व पीठासीन अधिकारों की अनुमति लिए जाने का अधिकार। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो वह अनुच्छेद 122 में किया गया है। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को यह अधिकार दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, तो ऐसा नहीं होता है। लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। तत्कालीन प्रावधानों के अनुसार असम के स्वायत्त शासित जिलों एवं लक्षद्वीप के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों और सिक्किम के अतिरिक्त लोकसभा का निर्वाचन कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वही का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किए गए संशोधन के तहत अब कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है यदि वो किसी भी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। तो इस तरह से इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? केवल राज्यसभा में ही, न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान का प्रावधान है, तो ये राज्यसभा में नहीं लोकसभा में है, क्योंकि अब लोकसभा में भी खत्म कर दिया गया है। किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना नहीं है, तो हाँ, कोई भी जो मनोनीत सदस्य है वह मंत्री बनाया जा सकता है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है, तो नहीं, मनोनीत सदस्य जो है वो केवल उपराष्ट्रपति के चुनाव में ही मतदान दे सकता है। इस तरह से ऑप्शन ए और सी सही है, बाकी दोनों गलत है। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है: भारत का संघ, भारत का प्रदेश, उपप्रदेश, डोमिनियन, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति। तो भारतीय संसद को इन तीनों पर ही कानून बनाने का शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 245 के खंड 1 के तहत संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है तथा इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तन होगा। इसका तात्पर्य यह है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियां न केवल भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित व्यक्तियों और संपत्तियों पर लागू होगी, बल्कि विश्व के किसी भाग में निवास करने वाले भारत के नागरिकों और उनकी वहां स्थित संपत्तियों पर भी लागू होगी।
A.H. वाडिया बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर बम्बई 1949 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिश्चित किया कि प्रभुता संपन्न विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि को देशी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वो भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर भी लागू होती है। अतः भारत की संसद को कानून के निर्माण की शक्ति भारतीय संघ, भारत के प्रदेश, उपप्रदेश तथा विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिकों एवं उनकी संपत्ति के लिए प्राप्त है। अगला सवाल है, संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 252 के तहत दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के लिए अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के क्रम में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जो अनुच्छेद 352 के प्रवर्तन में होने की स्थिति में तथा अनुच्छेद 353 के तहत अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की स्थिति में अनुच्छेद 357 के तहत विधायी प्रक्रियाओं के प्रयोग में संसद और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो वह किन किन विषय पर कानून बना सकती है? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, संबंधित राज्यों की सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा में 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करे तो इन सभी चारों विषय पर संसद राज्य सूची के विषय पर इन चारों ही सिचुएशन में कानून बना सकती है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 253 के अकॉर्डिंग बना सकती है। भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती जब तक भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश न दे, तो इसमें राष्ट्रपति को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती है। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो हाँ बना सकती है। विधानसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करे कि ऐसा विधान आवश्यक है राष्ट्रीय आपात का लागू, तो 2, 3, 4 विधानसभा के अध्यक्ष को भी राष्ट्रीय ये शक्तियां प्राप्त नहीं है। 2 और 4 सही है, सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। संविधान की विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो संसद बना सकती है। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है। इसके अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में नहीं है विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त होती है। किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? तो अनुच्छेद 120(1) के तहत राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति किसी सदस्य को हो जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। अगला सवाल है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है तो यील्डिंग द फ्लोर, बैठ जाना कहलाता है। मर्यादा का क्या मतलब है? विनम्र एवं स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना। पक्षत्याग का क्या मतलब है? सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्षत्याग कहलाता है। अंतरप्रदन किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया अंतरप्रदन कहलाती है। बैठ जाना, अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। तो इस तरह से डेकोरम, क्रॉसिंग द फ्लोर, इंटरपीलिएशन, यील्डिंग द फ्लोर, इसमें कौन इनकी क्या क्या परिभाषा है वो हमने देखा। संसद में शून्यकाल का समय होता है तो सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। तो इसमें 2 ऑप्शन सही है, सी एंड डी। 0 आवर जो है वो विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है, जिसकी अवधि अधिकतम 1 घंटा हो सकती है, जिसे 0 आवर भी कहा जाता है। यह सामान्यतः दोपहर 12 से 1 बजे तक का समय होता है। पहले राज्यसभा में भी
यही स्थिति थी, परंतु राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि को 2014 में परिवर्तित कर दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कर दिया गया और तदनुसार अब राज्यसभा में सर्वप्रथम 11 बजे से दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाते हैं, जिसके बाद सभापति की अनुमति के साथ तत्काल आवश्यक जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं और विशेष उल्लेख 12 बजे तक लिए जाते हैं। इसी प्रकार अब राज्यसभा में शून्यकाल का समय प्रश्नकाल से पूर्व हो गया है, जबकि लोकसभा में यह पूर्ववत प्रश्नकाल के बाद संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल सबको औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। शून्यकाल में किसी तत्काल आवश्यक जनहित के मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन सभापति या फिर अध्यक्ष को पूर्व सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति या मामले के क्रम को निर्णय जो है वो अध्यक्ष सभापति पर निर्भर करता है। इस दौरान सदन का कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रश्न मंत्रियों से पूछ सकता है और उत्तर देने को कह सकता है। तो इसमें दो हैं, 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच, और लोकसभा में जो है 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक के बीच। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है तो प्रश्नकाल के पूर्व का भी काल है जो राज्यसभा के लिए है, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल है जो कि लोकसभा के लिए है। तो इसमें सी और डी दोनों ही सही होंगे। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो यह भारत की देन है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटे की हो सकती है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस में निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो द्वितीय वाचन में होता है। विधेयक को पुनर्स्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है। द्वितीय वाचन पर विधेयक पर विचार विमर्श होता है। सदन के सदस्य इसी स्तर पर आम बहस करते हैं। द्वितीय वाचन में ही सदन विधेयक को प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप सकता है। द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर खंडसा विचार भी होता है। प्रभारी सदस्य का यह प्रस्ताव कि विधेयक या यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए विधेयक का तृतीय वाचन कहलाता है। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में दिया हुआ है, कोई विधेयक संशोधन सहित दोनों सदनों की उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो उसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक या संविधान विधेयक हेतु यह लागू नहीं होती है। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? तो संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108(5) में वर्णित है कि यदि राष्ट्रपति ने सदन की संयुक्त बैठक आहूत करने के लिए अपने आशय की सूचना दे दी है और उसके पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाता है तो भी संयुक्त बैठक हो सकेगी और विधेयक व्यक्तिगत नहीं होगा, उसे पारित किया जा सकेगा। अगला सवाल है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो केवल 2 सही है क्योंकि ये अनुच्छेद 108 में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो प्रेसिडेंट बुलाते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता अगेन स्पीकर करता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? तो स्पीकर करते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं तो वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद के सदस्य संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत हैं? तो अगेन स्पीकर या फिर लोकसभा के अध्यक्ष। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में स्वीकृत है। लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग को बिल को पारित करने के लिए हुई थी। इन कथनों में कौन से सही है? तो तीनों ही सही हैं। भारत में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होगा जब किसी साधारण विधि निर्माण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। लोकसभा एवं राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक जो है दहेज निरोधक विधेयक 1959 पर 6 और 9 मई 1961 को आयोजित की गई थी। द्वितीय संयुक्त बैठक बैंक कार्य सेवा आयोग
बिल 1977 को पारित करने के लिए 16 मई 1978 को आयोजित की गई तथा तृतीय संयुक्त बैठक 26 मार्च 2002 को आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 के संदर्भ में आयोजित की गई थी। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान दिया है, तो वो अनुच्छेद 108 में दिया हुआ है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, ऐसे विधेयक पर विचार करने और इसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तो ऑप्शन 4 इसमें सही है। जब दोनों सदनों में मतभेद होता है तब संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इसमें ऑप्शन डी सही है, केवल 4। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी तो दहेज उन्मूलन विधेयक के संदर्भ में हुई थी। विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सही है? संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयक, वित्तीय विधेयक तथा संविधान संशोधक विधेयक के लिए मान्य है, तो नहीं, सिर्फ यह सामान्य विधेयक के लिए मान्य है। इस तरह से अगर हम 111 हटाएं तो केवल डी ऑप्शन बचता है, तो इलिमिनेट करके भी आप आंसर निकाल लेते हैं। आगे और भी कथन जो है वो देख लेते हैं। किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता है, तो नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त सभा के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/6 की गणपूर्ति होनी चाहिए, तो नहीं, ये 1/10 होता है। अगला सवाल है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में धन विधेयक को नहीं होता है, संविधान संशोधक विधेयक को भी नहीं होता है। इस तरह से केवल एक सही है। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो सामान्य विधेयक। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में होती है अगेंस्ट साधारण विधेयक। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो दोनों में से संसद के किसी एक पटल पर रखा जा सकता है। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यापक हो जाता है। लोकसभा द्वारा पारित राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यापक हो जाता है। कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के लिए आशय की सूचना दे दी है, तो लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यापक हो जाता है, तो यह व्यापक नहीं होता है। और 1 और 2 सही है, ऑप्शन 3 नहीं सही है। तो कब कब लैप्स होता है इसको देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 107(5) के अनुसार कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है, अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यापक हो जाएगा। मतलब किसी भी तरह अगर जैसे लोकसभा में है तब तो वो हो ही जाएगा, लोकसभा से पास करके राज्यसभा में है तो भी हो जाएगा। तो लोकसभा और राज्यसभा में अगर राज्यसभा से शुरू हुआ है कोई विषय और राज्यसभा ने पास करके लोकसभा में भेजा है तो वो व्यापक नहीं होगा, और अगर लोकसभा से शुरू होकर पास करके राज्यसभा में भेजा गया है और लोकसभा भंग हो जाती है तो वह लैप्स हो जाएगा। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन और व्यापक नहीं होगा। किसी विधेयक के संदर्भ में संसद के सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के लिए अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी इसी अनुच्छेद के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा। इस प्रकार कोई विधेयक जिसके संबंध में राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के लिए आशय की सूचना दे दी है लोकसभा का विघटन हो जाने पर भी व्यापक नहीं होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17 वचन पर व्यापक हो जाता है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यापक नहीं होगा, तो केवल 2 ही सही है, ऑप्शन 1 गलत है। 107(3) के अंतर्गत संसद में लंबित विधेयक सदनों के 17 वचन के कारण व्यापक नहीं होता है। 107(5) के अनुसार लोकसभा में लंबित विधेयक अथवा लोकसभा द्वारा पारित एवं राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यापक हो जाएगा, जबकि अनुच्छेद 107(4) के अंतर्गत राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यापक नहीं होगा। अर्थात कथन 2 सही है। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 265 में कहा गया है। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियों के एवं लोकलेखी के बारे में दिया हुआ। अनुच्छेद 300 में संघ एवं राज्यों के नाम से वाद और कार्यवाहियों का विवरण है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? तो किसी का उपर्युक्त में से किसी का नियंत्रण नहीं है, संसद का नियंत्रण होता है, यह संसद के नियंत्रणाधीन होती है।
करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है तो भारत की संचित निधि में जमा होता है। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचयी निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? तो भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय इस प्रकार है: राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व तो भारत सरकार पर है, जिसके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा तथा ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन, फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेय पेंशन, उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में दी जाने वाली पेंशन जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है, या जो भारत के डोमिनियन के राज्यपाल वाले प्रांत के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय अधिकारिता का प्रयोग करता था। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को या उनके संबंध में संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन, किसी न्यायालय या मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि हेतु अपेक्षित राशियां, कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या संसद की विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है। अनुच्छेद 322 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सांसदों एवं सदस्यों को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन व भत्ते प्राप्त करते हैं। उपराष्ट्रपति का कोई वेतन या भत्ता नहीं होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ता, उनको राज्यसभा के सभापति होने के नाते वेतन और भत्ते मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? जो है तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, क्योंकि उनको एक एमपी के रूप में वेतन और भत्ते मिलता है, न कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो अनुच्छेद 267 संबंधित है। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व व्यय कर सकते हैं। संघ की सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। लोक लेखा से किए जाने वाले संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। तो इसमें केवल दूसरा ऑप्शन सही है। बजट तैयार करने की प्रमुख जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की होती है, न कि राजस्व विभाग की। वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग विगत वर्षों में राजस्व संबंधी आंकड़ों के संदर्भ में आने वाले वर्षों के लिए राजस्व का अनुमान तैयार करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) में संचित निधि का प्रावधान है। संसद की अनुमति के बिना संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता है। 266(2) में लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। इसमें संचित निधि में जमा के अतिरिक्त अन्य लोक धनराशियां जमा की जाती हैं। इसमें लोक भविष्य निधि, न्यायिक जमा धन शामिल होते हैं। लोक लेखा से धनराशि निकालने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं है। इस निधि का नियंत्रण जो है वो कार्यपालिका के पास होता है। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो आर्थिक कार्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। संविधान के अनुच्छेद 113 में वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती हैं? तो देखते हैं, इससे ऑप्शन ई सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्ययों के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसे अनुदान की मांग, डिमांड फॉर ग्रांट कहा जाता है। सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के संदर्भ में एक अनुदान की मांग प्रस्तुत की जाती है। हालांकि व्यय की प्रकृति के अनुरूप एक मंत्रालय या विभाग के लिए एक से अधिक मांगे भी प्रस्तुत की जा सकती हैं। साथ ही गैर विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए पृथक मांग प्रस्तुत की जाती है। वार्षिक बजट में अनुदान की मांगों की कुल संख्या निर्धारित नहीं है। वार्षिक बजट 2022-23 में कुल 102 अनुदान की मांगे थी प्रस्तुत की गई थी, जबकि 2021-22 में इनकी संख्या 101 है, तो यह निर्धारित नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो वो 110 में परिभाषित किया गया है। 109 में क्या है? तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है और 111 में विधेयकों पर अनुमति है।
धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो 110 में परिभाषित किया गया है। एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि इससे संबंधित प्रावधान शामिल है। भारत सरकार के उधार लेने का नियमन, समेकित निधि की निगरानी, किसी राज्य के खातों की लेखों की परीक्षा, तो ये सारे ही शामिल हैं। 110 के अनुसार उस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा जिसमें किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन शामिल होगा। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन को निकालना, भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या किसी व्यय की रकम को बढ़ाना, या भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा से धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा। उपखंड का से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषंगिक कोई विषय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई है। इसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक शामिल है क्योंकि इसके तहत टैक्स लगाना समाप्त करना, उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना तथा किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, इस सभी को ही धन की विधेयक की परिभाषा में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध को सम्मिलित नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, तो ये सही है। प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है, तो ये भी सही है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, ये भी सही है। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, तो ये भी सही है। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है। राष्ट्रपति वित्त विधेयक, ये भी सही, राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है। गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। इसमें से पूछा है कि क्या सही नहीं है? जो सही नहीं है उसमें है ये भी सही नहीं है क्योंकि वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकते हैं या फिर नहीं, इनकार नहीं कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है क्योंकि वो कर सकते हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन बनेंगे, देखते हैं आगे। धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110(1) में किया गया है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। इस तरह से ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 सही है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 110(3) के तहत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और उसका विनिश्चय अंतिम होता है। ठीक है। अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड का से उपखंड 4 में निर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्त विधेयक वर्ग ए एवं धन विधेयक दोनों को लोकसभा में ही पेश किया जाता है, जिसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। दूसरी ओर केवल संचित निधि से व्यय संबंधी उपबंध वाले वित्त विधेयक वर्ग बी को संसद के किसी भी सदन में साधारण विधेयक की भांति प्रस्तुत किया जा सकता है। हालांकि संसद के किसी सदन द्वारा उसे पारित करने से पूर्व उस पर विचार के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अपेक्षित होती है। धन विधेयक पर राज्यसभा को मात्र 14 दिन का समय दिया जाता है, परंतु वर्ग ए और वर्ग बी दोनों प्रकार के वित्त विधेयक को राज्यसभा में अनिश्चित काल के लिए रोक सकती है। राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है तथा असहमति की अवस्था में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, परंतु साधारण वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदनों को वापस लौटा सकता है। इस तरह से ऑप्शन इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। 5वां और 6ठा जो है ये गलत है, बाकी सब सही दिए हुए हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? तो धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, ये गलत है क्योंकि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है, तो ये गलत है। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत
नहीं कर सकती है, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती हैं। लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। तो 2 सही हैं, इस तरह से केवल 2 ऑप्शन सही हैं। आगे देखते हैं। यह धन विधेयक है, इसका निर्माण कौन करता है? तो यह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो अगेन स्पीकर करते हैं, और 110(3) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, और उसका विनिश्चय जो है अंतिम होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, या लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो ये गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, क्योंकि जो है अंग्रेजी में यहाँ पर मनी बिल लिखा गया है। तो इस प्रकार से जो आयोग का आशय है वो धन विधेयक से है, ना कि वित्त विधेयक से। तो संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसमें धन विधेयक को राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है, तो लोकसभा में पेश किया जाता है। संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है, परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा, तो ऐसा गलत है, क्योंकि लोकसभा पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। इस तरह से जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन 1, 2 और 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है, नहीं किया जा सकता। धन विधेयक संसद के दोनों नहीं, धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये कथन गलत है। और इसमें अगला सवाल है कौन सा कथन सही है? तो धन विधेयक जो है वो लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ये कथन सही है। अगेन वही पूछा है, धन विधेयक कहाँ प्रस्तापित होता है? तो लोकसभा में। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, तो अगेन लोकसभा में। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा, यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही न की जाए। तो कितने दिनों तक? तो या 14 दिनों तक। अगर कोई विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए, तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है, तो 14 दिनों तक ही रोक सकती है। लोकसभा द्वारा विचाराधीन भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा की अधिकतम इतने समय तक रोक सकती है, तो वह 14 दिनों तक रोक सकती है। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के लिए कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस कर दिया जाएगा? तो 14 दिनों के अंदर। निम्न क्रियाविधि में कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है, किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया? तो यह पारित समझा जाएगी कि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्विलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें शामिल नहीं है, तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 112, जिसमें एनुअल फाइनेंशियल बजट दिया हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? वह 112। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो बजट उल्लिखित नहीं है, इसके स्थान पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा बात सही नहीं है? तो संसद को समेकित नीति पर प्रभावित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, या सही नहीं है, और सारे कथन सही दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं? तो संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, अनुपूरक अनुदानों को तथा लेखानुदान का प्रावधान, संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियत कालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन, संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। तो इसमें 4 को छोड़कर सारे ही ऑप्शन सही हैं। भारत के लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। भारत की संचित निधि से मुद्रा निकालने के लिए विनियोजन विधेयक पारित करना होता है। अनुपूरक अनुदान और लेखानुदान तथा संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुत करके भी लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया जाता है। संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमान तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन किए जाने का प्रावधान विश्व के कई देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में है, परंतु भारत में नहीं है।
यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देते हैं। वार्षिक संघीय बजट के लोकसभा द्वारा पारित न होने का तात्पर्य लोकसभा में सरकार के अनुमति में आ जाने से है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र प्रस्तुत करेगा। अगला सवाल है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट है। हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। इसमें ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। गैर सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो कि संसद के ऐसे सदस्य द्वारा सदन के पटल पर पूरा स्थापित किए जाते हैं जो मंत्री नहीं होते हैं, जबकि सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो किसी मंत्री द्वारा सदन के पटल पर पूरा स्थापित किए जाते हैं। गैर सरकारी विधेयक भी सदन में एक प्रक्रिया के तहत पेश किया जाता है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों संबंधी एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का गठन लोकसभा में किया जाता है। समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं तथा लोकसभा के उपाध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। स्वतंत्रता के बाद से अब तक 14 गैर सरकारी विधेयक दोनों सदनों में पारित हो चुके हैं। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है कि वह निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए लेखानुदान अनुमति प्रदान करता है संघ सरकार को। संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत विनियोग विधेयक के समय सीमा के अंदर पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। लेखानुदान बना है, बजट पारित होना लंबित होने कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान बना है। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक है तो जब सामान्य बजट की समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है तो वैसे में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? तो अस्थायी सरकार लेखानुदान के प्रावधान का प्रयोग करती है जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है, तो ऐसा नहीं होता है। लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवर्ती दोनों सम्मिलित होते हैं, तो केवल दो यहाँ पर सही है। बजट प्रक्रिया संपन्न होने अर्थात बजट पर संसद में चर्चा एवं मतदान होने से पूर्व नए वित्तीय वर्ष का प्रारंभ हो जाने की स्थिति में वित्तीय संसाधनों के लिए संचित निधि से धन निकालने हेतु वोट एंड अकाउंट संसद में पारित कराया जाता है। यह सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है। लेखानुदान अस्थायी एवं कार्यवाहक दोनों सरकारें प्रस्तुत कर सकती हैं। अंतरिम बजट में व्यय तथा आवर्ती दोनों सम्मिलित होते हैं तथा यह चुनाव से पूर्व की कार्यवाहक सरकार तथा चुनाव के बाद की नियमित सरकार द्वारा दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो अनुदान का अनुरोध के रूप में रखा जाता है। सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित हैं तो बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना, वित्त विधेयक को पारित करना, लेकिन लेखानुदान सम्मिलित नहीं है। इस तरह से अगर हम 4 को हटाते हैं तो 1, 2, 3 और 5 हमारा सही आंसर हो जाएगा। संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल कराने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो कहाँ पर आवश्यक है देखते हैं। एक, नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो, राज्यों की सीमाओं के फेरबदल करने से संबंधित विधेयक पर, धन विधेयक पर, तो इन पर सारे पर ही राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो वह कटौती प्रस्ताव से है। आइए देखते हैं निंदा प्रस्ताव क्या होता है। तो निंदा प्रस्ताव में सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की आलोचना के लिए लाया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो होता है वो किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने और उससे पद एवं सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव जो होता है वह बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है, वह मात्र कमी कर सकते हैं और ऐसा वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। एक, नीति अनुमोदन कटौती, सांकेतिक कटौती और मितव्ययिता कटौती। स्थगन प्रस्ताव जो होता है उसमें किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करने हेतु लाया जाता है। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? तो सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? अगेन बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। नीति, इसमें अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नीति निर्धारण प्रस्ताव, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपए कर दिया जाना, तो ये सही है। मितव्ययिता प्रस्ताव में बजट की मांग में से कि एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए, ये भी सही है।
सांकेतिक प्रस्ताव में बजट की मांग में से 100 रुपए कम कर दिए जाए, तो ये भी सही है। लेखानुदान जो है बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, तो लेखानुदान ऐसा नहीं है, मतलब लेखानुदान में ये नहीं होता, तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है, तो स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया है। ध्यानाकर्षण की संकल्पना भारत की देन है। यह आधुनिक संसदीय प्रक्रिया की एक नवीन संकल्पना है। इसमें प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सदस्यों के अविलंबनीय लोक महत्व के विषय में सरकार की विफलता तथा उसके द्वारा की गई अपर्याप्त कार्यवाही को सामने लाने का अवसर मिलता है। यह स्थगन प्रस्ताव के सदृश है, परंतु इसमें निंदा का पक्ष नहीं होता है। भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है, तो स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न इन सभी के द्वारा रखती है। स्थगन प्रस्ताव हमने देखा था कि उसका उद्देश्य होता है कि वर्तमान अर्थात तात्कालिक संसदीय प्रक्रिया को रोककर अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा की जाए। प्रश्नकाल लोकसभा की बैठक का पहला घंटा होता है तथा राज्यसभा में दूसरा घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। अनुपूरक प्रश्न में संसद के प्रत्येक सदन में प्रश्न सामान्यतः मंत्रियों से पूछे जाते हैं और वे 3 श्रेणियों के होते हैं: तारांकित, अतारांकित एवं अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्नों का उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है तथा उत्तर के संतोषजनक न होने पर मुख्य प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है? उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं, उत्तर लिखित नहीं दिए जाते हैं। अतारांकित में होता है पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरक प्रश्न तो उत्तर पर बहस की जा सकती है। इसमें जो सही ऑप्शन है वो 1 और 3 है, क्योंकि उत्तर जो है मौखिक रूप से दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है, तो सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु तो स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। सरकार लोकसभा के राजग सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है। इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है, तो ए तथा आर दोनों ही सही है। आर ए की सही व्याख्या है। नियम 184 के तहत जनहित के किसी मुद्दे पर लाए गए प्रस्ताव को लोकसभा में बहस के बाद मतदान होता है और यदि सरकार के पक्ष में कम मत पड़े तो सरकार के गिरने का खतरा रहता है। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं, तो 15 से 20 मामले तक उठाए जा सकते हैं और 2015 में इसे बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। तो उस समय तो हम 20 पर टिक कर सकते थे, लेकिन अभी जो है अगर ऐसा सवाल आता है तो 30 कर दिया गया। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का एक क्या अर्थ है, तो विधेयक पर बहस को बंद कर देना गिलोटिन का अर्थ होता है। गिलोटिन समापन का एक अन्य रूप है। इसका अर्थ है जारी कार्य से संबंधित लंबित प्रस्ताव या प्रस्तावों पर चर्चा हेतु आवंटित समय समाप्त हो जाने पर सभापति या अध्यक्ष द्वारा मत लिए जाना। समापन के विपरीत प्रयोग किए जाने वाले गिलोटिन से पूर्व कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जाता। सभापति अध्यक्ष बिना किसी और चर्चा के प्रस्ताव पर तत्काल मत ले सकता है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है, तो राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये सही है। योजना आयोग की जो जवाबदेही है वो संसद के प्रति है, ऐसा नहीं है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने की न्यूनतम आयु 40 वर्ष है, ये भी गलत है। राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ही गठित होती है, तो सभी नहीं है। देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रशासक, योजना आयोग के सदस्य और सचिव शामिल होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ही नहीं, केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं और योजना आयोग के सदस्य होते हैं, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो इस तरह से इसमें और भी सदस्य शामिल होते हैं, तो इस तरह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, तो ये सही है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, लेकिन मनी बिल को नहीं रोक सकती, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहले से संविधान द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया गया है, तो धर्मनिरपेक्ष को तो बढ़ाया गया लेकिन लोकतांत्रिक पहले से ही था, इस तरह तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। इस तरह से ऑप्शन 1 और 2 सही है। भारतीय संसद का सचिवालय होता है तो सरकार से स्वतंत्र होता है। संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं, तो संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद को अपने संसद के किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है, जिसमें दोनों ही सही हैं।
भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है तो न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था तो 13/5/2002 को। भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था तो बिमल पटेल ने किया है। भारतीय संसद के नए भवन को वास्तुकार बिमल पटेल ने डिजाइन किया है। इस भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई 2023 को किया गया। भारतीय संसद के मूल भवन को ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था, जो कि 64 योगिनी मंदिर पर आधारित था। भारतीय संसदीय समूह के संदर्भ में कौन से कथन सही है? एक स्वायत्त संस्था नहीं है। संसद के पूर्व सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं। तो लोकसभा का उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा का उपसभापति समूह के पदन उपाध्यक्ष होते हैं। तो इसमें केवल और केवल तीसरा ही ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था? तो विट्ठल भाई पटेल थे। केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष 1925 में राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था और उनका जो कार्यकाल था वो 1925 से 1930 तक रहा था। हमारा टॉपिक है संसदीय समितियां। चलिए इससे रिलेटेड जो सवाल आए हैं उसको सॉल्व करते हैं। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण करती है। भारतीय संसद समितियां प्रशासन पर नियंत्रण करती हैं। जैसे लोक वित्त पर नियंत्रण करने वाली 3 समितियां हैं: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रमों पर समिति। भारतीय संविधान में संसदीय समितियों के बारे में विशेष रूप से कोई उपबंध नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 मेंबर होते हैं और सभी ही लोकसभा के मेंबर होते हैं। प्राक्कलन समिति जो है संसद की सबसे बड़ी समिति है। संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समितियां से तात्पर्य उस समिति से जो सदन या सदनों द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती हैं अथवा अध्यक्ष या उपसभापति द्वारा नाम निर्देशित की जाती हैं तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या अध्यक्ष सभापति को प्रस्तुत करती हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं। एक अस्थायी समितियां होती हैं, दूसरी तदर्थ समितियां होती हैं। लोक लेखा समिति में जो है दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित कुल सदस्य 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है और इस समिति का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति की संख्या अभी हमने बताया 30 होती है और इसमें केवल लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति जो है यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बढ़ती जा रही है तथा संगठन कार्य कुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। सरकारी उपक्रम समिति, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस समिति का कार्यकाल भी 1 वर्ष होता है। यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच तथा यदि सरकारी उपक्रमों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कोई रिपोर्ट हो तो उसकी जांच भी करती है। यह सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में भी जांच करती है। तीनों समितियां सार्वजनिक व्यय और संसदीय नियंत्रण का अंग है, जबकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ तथा राज्य दोनों के लेखाओं के परीक्षण का कार्य करता है। याचिका समिति जो होती है इसमें 15 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसके सदस्य अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। इसका कार्यकाल नियत नहीं है। पुनर्गठन किए जाने तक यह समिति बनी रहती है। समिति का कार्य लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति अभी हमने देखा प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 मेंबर होते हैं और सभी ही लोकसभा से होते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। निम्न में कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? लोक लेखा समिति है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी है। यहाँ पर सवाल है कि व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं है, बाकी सारी समितियां हैं। संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा में किस अनुपात में लिया जाता है? तो 2 और 1 के अनुपात में लिया जाता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोक सेवा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति शामिल होते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य जो है वो राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा से जो सदस्य होते हैं उनका अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संख्यामंडलीय मत द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा द्वारा चुने 7 सदस्यों जुड़ जाते हैं। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परंपरा के अनुसार विपक्ष के किसी एक नेता को चुना जाता है। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं?
तो 15 सदस्य। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। संसदीय, ये सही है। लोक संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करते हैं, ये भी सही है। विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। ये तीनों ही ऑप्शन सही दिए हुए हैं। लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से सदस्य होते हैं। जबकि प्राक्कलन समिति या आकलन समिति, जिसको इंग्लिश में एस्टिमेट्स कमेटी कहते हैं, केवल लोकसभा से 30 सदस्य चुने जाते हैं। संसद के दोनों सदनों में सरकारी कार्य को समन्वित करने और तत्संबंधी व्यवस्था की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपी गई है, जो कि कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के समग्र निर्देशन में कार्य करता है। संसदीय कार्य मंत्रालय ही संसद सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में स्थापित समितियों, परिषदों, बोर्डों और आयोगों आदि में मनोनीत करता है। अच्छा, तीनों ही कथन सही दिए हुए हैं। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? तो शासन के वित्तीय, लेखा और विनियमन तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य है। सार्वजनिक लोक लेखा समिति अपना आख्या प्रस्तुत करती है तो संसद को करती है। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा के स्पीकर को करती है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो अगेन लोकसभा में करती है, लोकसभा के स्पीकर को। निम्नलिखित लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं तो 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा की संसदीय समिति लोकसभा के अधिकतर 25 सदस्यों से गठित की जाती है, तो ये गलत है, क्योंकि 22 सदस्य होते हैं। सदस्य के विनियोग तथा वित्तीय लेखाओं की जांच करते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करते हैं, तो बी और केवल 2 और 3 ऑप्शन भी सही है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष मनोनीत करते हैं और जो विपक्ष पार्टी के नेता होते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। लोक लेखा समिति, याचिका समिति, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, विभागीय समिति। तो लोक लेखा समिति जो है वो वित्तीय समिति होती है, तो ए में 3 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, जो कि सही हो जाएगा। याचिका समिति कार्यकारी समिति होती है। स्टॉक बाजार स्कैम समिति तदर्थ समिति होती है तथा विभागीय समितियां जो होती है वो स्टैंडिंग समिति होती है। राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है, तो केवल और केवल एस्टिमेट्स कमेटी से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो आकलन समिति, जिसको एस्टिमेट्स कमेटी भी बोलते हैं। अगला सवाल है, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो लोकसभा के सदस्यों में, जिससे 30 मेंबर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति तथा लोक उपक्रम समिति। तो ए, बी और सी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो अगेन तीनों ही हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है, तो लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। तो ए एंड सी इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की जो जनजातियों के कल्याण की जो समिति है वो अस्थायी समितियों में आती है। इसमें जो विकल्प मतलब कोई भी विकल्प सही नहीं, क्योंकि जितने हैं ये तीनों जो हैं वित्तीय समितियां हैं जो अस्थायी समिति हैं, और ये भी अस्थायी समिति है। इस तरह से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। लोकसभा में आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है? प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी। केवल कोई लोकसभा का सदस्य किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 1 और 3। लोकसभा आचार समिति, जिसको एथिक्स कमेटी बोलते हैं, का गठन प्रारंभ में एडहॉक समिति के रूप में 2000 में किया गया था। यह वर्ष 2015 में अस्थायी समिति बनी तथा लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के आचार समिति के गठन, कार्य और प्रक्रिया तथा आचार संबंधित शिकायतों करने की प्रक्रिया के नियमों को शामिल किया गया है। इसमें लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अध्याय 20A के तहत
नियम 233A के अनुसार किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कोई भी सदस्य या कोई भी व्यक्ति या सदस्य कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी शिकायत की जाती है तो उसका किसी लोकसभा सदस्य द्वारा अग्रसारित किया जाना आवश्यक है। इस तरह का संदेह जो है वो गलत है। आचार समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन या सब जुडिस है तथा कोई मामला न्यायाधीन है अथवा नहीं समिति में समिति का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? तो अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में नहीं की गई है। निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है तो संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। 18वीं लोकसभा के स्पीकर द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए गठित संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? तो प्राक्कलन समिति वैजयंत पांडे गलत है, क्योंकि इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संजय जायसवाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के ही वैजयंत पांडे सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल हैं 20 लोकसभा सदस्य तथा 10 राज्यसभा सदस्य। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच हेतु संयुक्त संसदीय समिति के प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा 24 फरवरी 2011 को एवं राज्यसभा द्वारा 1 मार्च 2011 को पारित किया गया तथा 4 मार्च 2011 को संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई। इस संयुक्त संसदीय समिति में कुल 30 जिसमें से 20 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा से थे। इस समिति के अध्यक्ष जो थे वो PC चाको जी थे तथा इसने अपनी रिपोर्ट जो है अक्टूबर 2013 में तत्कालीन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को सौंपी थी। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष अभी हमने देखा PC चाको जी थे। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसका समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, वो विधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है तो यह अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का काम है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो अभी हमने देखा अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, जिसको कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। अगला सवाल है, भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां करती हैं। संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां करती हैं। वित्त आयोग नहीं करता है। वित्तीय क्षेत्र विधायक नीति 1 और 2 इसमें सही है। अगला टॉपिक है हमारा संसदीय अधिनियम। चलिए इससे रिलेटेड जो सवाल पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट पारित हुआ? तो यह 1954 में पारित हुआ। अगला सवाल देखते हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15 के अनुसार सभी अपराध संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय प्रकृति के होंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगरों के मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। ये सवाल MP में ज्यादा पूछे गए हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो यूपी के सवाल आए हैं आप उनको देख लीजिएगा यूपी PCS के लिए। बाकी जो सवाल हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है या फिर जो प्रीवियस ईयर सवाल हैं यूपी के उसमें इस तरह से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो जो इससे रिलेटेड जो यूपी में आए हैं आप उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी तो हम देख लेते हैं एक बार। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं तो संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय और संज्ञेय तथा आसामनीय इस तरह से दोनों ही सही हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय। इस तरह से ऑप्शन A और D दोनों ही सही हैं। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थानों में प्रवेश से इंकार करता है तो वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा का अंतर्गत दंडनीय है? तो धारा 5 के अंतर्गत। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया है? तो धारा 10A के तहत।
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है तो संपूर्ण भारत पर उसका विस्तार है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है अगेन संपूर्ण भारत पर। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है? तो धारा 14 के अंतर्गत किया गया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दिशा में कौन उत्तरदायी होता है? तो ये सारे ही उत्तरदायी होते हैं, निदेशक भी, प्रबंधक भी और सचिव भी। अगला सवाल है, कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा के 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है? तो जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित हो। अगला सवाल है, अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा जबकि अभिव्यक्ति और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से है, तो ऐसा अपराध गठित नहीं होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया हो। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावनापूर्व की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है? तो धारा 14 ए में किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, 73वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं बल्कि ग्रामीण के लिए है, तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही दिए हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित हुआ, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में तथा सती निरोध अधिनियम 1987 में लागू हुआ था। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण जो है वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं पूछा है कि जो आपको ना पता हो। हिंदू विवाह अधिनियम आप याद रखेंगे 1955, उसके बाद जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया है 1956 में और सती निरोध अधिनियम जो है 1987 में आया है। अगला सवाल देखते हैं, यूपी से 2020 में पूछा है, भारतीय शस्त्र अधिनियम जो कि 1878 में आया है, तो शाही पद अधिनियम जो है 1876 में, और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में तथा भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1879 में। तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है तो 26 अक्टूबर 2006 को। महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया जिसे राष्ट्रपति की सहमति से 13 सितंबर 2005 को मिली तथा 26 अक्टूबर 2006 से इसे लागू किया गया। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो मीसा जो है वो सामाजिक अधिनियम नहीं है, बाकी एंटी डाउरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, ये सारे सामाजिक अधिनियम हैं। क्रिमिनल राइट्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो यह 1871 में अधिनियमित हुआ था। यह प्रारंभ में उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र में लागू हुआ था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 1989 प्रवृत्त हुआ है तो 30 जनवरी 1990 को। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया है? तो अगेन 1989 को। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 23 धाराएं हैं। अगला सवाल है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां किन्हें प्राप्त हैं? तो यह इन्हें केंद्र सरकार को प्राप्त है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है? तो धारा 2 ख ग में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किस लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है? तो 1 वर्ष। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? तो 14 में है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट कर सकती है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का प्रयोजन है, तो यह शीघ्र विचारण जो है सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन शीघ्र विचारण है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है तो तथ्य और विधि दोनों के संबंध में होती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किसी सिद्धांत पर आधारित है? तो संरक्षा विभेद का सिद्धांत पर लागू आधारित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना आरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? तो यह राज्य सरकार को है।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है? तो उपरोक्त सभी कर सकते हैं। दुष्प्रेरण, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों को लागू होना उपबंधित है? तो धारा 6 में। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा? यह 30 दिनों के भीतर जो है जांच पूरी कर रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को सौंपने का प्रावधान था, जिससे पुलिस अधीक्षक राज्य के पुलिस महानिदेशक को तत्काल अग्रसारित करता था। लेकिन अभी जो है वो 60 दिनों की अवधि हो गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है? तो गिरफ्तारी पूर्व जमानत जो है वो निषिद्ध है पूर्णतः। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? तो धारा 18 में। अगेन जो इनसे रिलेटेड आए हैं सवाल वो आप देख सकते हैं एमपीपीसीएस में ही पूछे गए हैं। आप इसको कंटिन्यू देख रहे हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको यूपीपीसीएस देना है, क्योंकि इससे सवाल बनते नहीं, जनरली बनते नहीं हैं। बाकी जो यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी तो 15 जून 2005 को। सूचना के अधिकार अधिनियम को संसद द्वारा पारित 11 मई 2005 को तथा राज्यसभा द्वारा या 12 मई 2005 को होने के बाद 15 जून 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा अधिनियम की कुछ धाराएं तत्काल प्रभाव हुई थी, जबकि शेष अधिनियम इसके अधिनियमित होने के 120 दिन पश्चात 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ था। यह एक विधिक अधिकार है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक सूचना मांग सके और न मिलने पर अपील कर सके। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रदत्त वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के मूल अधिकार में निहित माना है, तथापि यह संविधान में उल्लिखित न होने के कारण संवैधानिक अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार हमने देखा 2005 में पारित हुआ। सूचना के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह एक विधिक अधिकार है, ऑप्शन सी सही है। सूचना का अधिकार है तो यह एक मूल अधिकार तथा विधिक अधिकार दोनों ही है। आगे देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है या जम्मू और कश्मीर राज्य पे लागू नहीं है। आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कार्डों को देना होगा। मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना। प्रत्येक सूचना आयुक्त अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि या जब वह 65 वर्ष की आयु का हो जाए, दोनों में से जो पहले हो तब तक पद पर बना रहेगा। तो प्रश्नकाल के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में विकल्प बी में दिए गए प्रावधान के अतिरिक्त सभी प्रावधान थे। तो विकल्प बी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 2 के खंड 6 के उपखंड 2 के अनुसार सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। सूचना का अधिकार अधिनियम निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित है? धारा 12। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 2005 में ही हुई थी। और आगे देखते हैं। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? या आरटीआई अधिनियम से संबंधित है। इसकी स्थापना 1987 में अरोड़ा राय, निखिल देव शंकर सिंह आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से की गई थी। इस संगठन को विशेष रूप से सूचना के अधिकार हेतु संघर्ष एवं जन आंदोलन के लिए जाना जाता है। वस्तुतः भारत में सूचना के अधिकार हेतु जन आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1990 से मानी जाती है, जब MKSS ने राजस्थान सरकार से अकाल राहत कार्यों और दी जाने वाली मजदूरी के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर सफल संघर्ष किया था। सूचना के अधिकार अधिनियम को लाने में भी इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो MKSS की स्थापना जो है वो किससे संबंधित है? तो RTI अधिनियम से संबंधित है, राइट टू इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो नमित शर्मा बनाम भारत संघ। अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। तो ये दोनों ही सही है, लेकिन उसका सही व्याख्या नहीं करता है। अगला सवाल देखते हैं।
किसी उच्च न्यायालय के ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए, तो मद्रास उच्च न्यायालय ने ऐसा बोला है। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अधिकरण है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय। अनुसूचित जनजातियों में अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों तथा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन सा अधिकारी होगा? तो वह ग्राम सभा होगी। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना हुई थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, तो वो 2010 में हुआ है। निम्न से कौन सा श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को सम्मिलित किया गया, बोनस भुगतान अधिनियम को सम्मिलित किया गया तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम को सम्मिलित किया गया, लेकिन संविदा श्रम अधिनियम को सम्मिलित नहीं किया गया। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द कोड ऑन वेजेस 2019 में 4 श्रम अधिनियमों, जिसमें द मिनिमम वेजेस एक्ट था, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट था तथा द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट था तथा इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कंपनी अधिनियम 2013 सुमेलित है। भारतीय संविदा अधिनियम जो है 1872 में आया था। साझेदारी अधिनियम 1932 में तथा वस्तु बिक्री अधिनियम 1930 में। सर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम, तो यह 1907 में लाया गया था, न कि 8 में। इस तरह से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सारे सुमेलित हैं। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में आया है। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 में आया है और समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम ये भी 1908 में आया है। निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करें। लोकी अधिनियम ये जो है 1850 में। धर्मांतरित व्यक्ति के पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा के लिए था। बंगाल टेनेसी एक्ट जो है 1885 में आया था, जो बंगाल सरकार का अधिनियम था, जिसने व्यापक किसान विद्रोह के प्रत्युत्तर में जमींदारों और उनके किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया था। एज ऑफ कंसेंट अधिनियम जो है वो 1891 में आया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कृत्य है और दूसरा जिस अधिनियम से संबंधित है। अनाधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी को पहनना, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923। किसी पुलिस अधिकारी का सैनिक अधिकारी के ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। बंदूक तोपों से अनुष्ठान गोली दागना जिससे अन्य लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता है, आयुध संशोधन अधिनियम 2019 के ISP 2023 में पूछा है और इसमें केवल 2 ऑप्शन सही हैं। अनाधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी को पहनना, शासकीय गुप्त बात अधिनियम द ऑफिशियल सीक्रेट फोर्स 1923 की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके लिए कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकता है तथा जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। पुलिस अधिकारियों या संघ सशस्त्र बलों के सदस्यों के ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके काम में हस्तक्षेप करना शासकीय गुप्त अधिनियम 1923 की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके लिए कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। द आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 द्वारा आयुध अधिनियम 1959 में संशोधन कर हर्ष फायरिंग पर अनुष्ठान गोली या गोली दागने को अपराध घोषित किया गया है। संशोधित अधिनियम की धारा 25(9) के तहत हर्ष फायरिंग के अपराध के दोषी व्यक्ति को 2 वर्ष तक की कारावास या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता था। युग्म 1 और 3 सही सुमेलित है, जबकि युग्म 2 है वो सही सुमेलित नहीं है। आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया था? तो यह 2005 में बनाया गया था। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2005 में पारित हुआ था। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेनाध्यक्ष कौन होता है? तो यह प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है
और भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है, जबकि अन्य सदस्य राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक अधिकार निम्नलिखित में से किस कानूनों से प्राप्त हुआ था? तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 से प्राप्त हुआ था। तो 2 और 4 आप इसमें देखेंगे शत्रु संपत्ति एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट से कोई भी इससे रिलेशन नहीं हो सकता है। तो अगर हम 3 को हटाते हैं तो हमारा ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? तो 1980 में किया है। विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 किस दिनांक को प्रकाशित किया गया था? तो यह 3 अगस्त को प्रकाशित किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देती है तो राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है। ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती। ऐसे क्षेत्र में लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद संग्रह करने की अनुमति होती है। ऐसे क्षेत्र लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। इसमें केवल 2 ही सही है। वन्यजीव अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो है समुदाय प्रारक्षित जो कम्युनिटी रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और कंजर्वेशन रिजर्व के साथ संरक्षित क्षेत्र मतलब प्रोटेक्टेड एरिया की श्रेणी में आते हैं। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 36C के अनुसार या राज्य सरकार जहां किसी समुदाय अथवा किसी व्यक्ति ने वन्यजीवों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए स्वेच्छा प्रकट की है, किसी निजी तथा सामुदायिक भूमि को जो राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, किसी संरक्षण प्रारक्षित क्षेत्र में समाविष्ट न हो, प्राणी, वनस्पति, परंपरागत या सांस्कृतिक संरक्षण मूल्य और प्रथाओं की समीक्षा करने के लिए समुदाय प्रारक्षित के रूप में घोषित कर सकेगी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 36D के अनुसार राज्य सरकार एक समुदाय प्रारक्षित प्रबंध समिति का गठन करेगी जो समुदाय प्रारक्षित का संरक्षण, रखरखाव और प्रबंध करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी होगी। किसी वन क्षेत्र के समुदाय प्रारक्षित क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद वहां ना तो शिकार करने की अनुमति होती है और ना ही पारंपरिक कृषि प्रथाओं के था। कथन 2 सत्य है जबकि कथन 4 जो है असत्य है। ऐसे क्षेत्र में वहां के स्थानीय लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है। इस तरह से केवल 2 ऑप्शन सही थे जो कि 2 और 3 है, जबकि कथन 1 और 4 गलत है। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो यह 2001 में पारित हुआ था। यह पौधों की किस्मों, कृषकों और पौधों के संवर्धन में सम्मिलित लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करने और कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है। राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। आधार भारत की संचित निधि से हितलाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो इसमें केवल 2 और 4 सही है, 1 और 3 गलत है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जाता है। एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। तो इसमें ना तो 1 और ना ही 2 सही है। ई गवर्नेंस के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के निम्नलिखित प्रावधानों को सम्मिलित कीजिए। रिकॉर्ड की कानूनी सहायता धारा 4 में है। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों की कानूनी सहायता धारा 5 में है। सरकार की एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग जो है धारा 6 में है तथा इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में नियम विनियमन आदि का प्रकाशन जो है धारा 8 में है। इस तरह से 2, 1, 4, 3 किसमें है? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति से संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। ये सही है, ये सही नहीं है, सॉरी ये गलत है। और आरटीआई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये सही है। लेकिन भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। तो ये गलत है, केवल 2 इसमें सही है। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत होती है। भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत
उपभोक्ताओं के अधिकारों विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। उपभोक्ताओं यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। तो इसमें केवल 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कोई भी कथन सही नहीं है। अगला सवाल है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 के प्रावधानों के अनुसार प्रश्नकाल में जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता था जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक न हो। परंतु तो इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। लेकिन अभी जो वर्तमान में स्थिति है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा सभी कथन जो है सही हैं। आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम सर्वोच्च न्यायालय से अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। पीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।